brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक आदमी है, उसके नाना जी मुल्क के सबसे बड़े पद पर पहुंचे, प्रधानमंत्री रहे और कुछ बरस के बाद उनको दे दी गई फांसी। पूरी दुनिया में बवाल कटा। कुछ ने कहा फांसी का बदला लेने के लिए एक बेटा आतंकवादी हो गया, दूसरा नेता हुआ, लेकिन आगे चलकर इल्जाम लगा कि इस नेता की बेटी ने अपने भाई को मरवा दिया। बिटिया भी प्रधानमंत्री बनी और कुछ दशक बाद उसका भी कत्ल हो गया। अब उसके बेटे का नाम चल रहा है मुल्क के सबसे बड़े पद के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। पर वो इकलौता दावेदार नहीं है। उसके बगल में एक और है जो चौथी दफा शपथ लेना चाहता है, जिसके पिता हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे, जिसने स्टील का कारोबार करते करते सियासत का कारोबार किया और खूब ढंग से किया। सरपरस्ती थी फौज की और इस बार भी फौज का ही भरोसा है। इतने में तो आप समझ ही गए होंगे कि हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल एक ही है, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? नाना और मम्मी के बाद बिलावल अली भुट्टो या फिर चौथी दफा नवाज शरीफ? 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में चुनाव हुए। जैसे भी हुए, 10 फरवरी को फाइनल रिजल्ट आया, जैसा भी आया, पर अभी तक सरकार बन नहीं सकी। एक ही वक्त पर 3 पार्टियां अपना प्रधानमंत्री बिठाने की फिराक में हैं। दिक्कत एक है, बहुमत किसी के पास नहीं है। आज हम जानेंगे पाकिस्तान में अब तक सरकार क्यों नहीं बनी, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए कैसी बंदरबाट, और अगर गठबंधन कामयाब नहीं हुआ तो फिर होगा क्या। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और यह है ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। जो लोग पहली दफा इस तरह का वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से जुड़ा, उनके लिए ये जानकारी है कि पाकिस्तान में चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, मिलिट्री का दखल क्या होता है और गठबंधन का गणित क्या है। इसे हम पहले भी बता चुके हैं। उन सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज दुनियादारी का फोकस पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहेगा, खींचतान पर रहेगा। पर पहले एक क्विक रिकैप ब्रीफ में। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने की जरूरी अर्हताएं क्या हैं वो जानिए। वो पाकिस्तान का नागरिक हो, कम से कम 25 साल उम्र हो, मुस्लिम हो, इस्लाम की अच्छी समझ रखता हो, अच्छे चरित्र का हो और नेशनल असेंबली का मेंबर हो। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का निचला सदन है, भारत की लोकसभा की तरह। यहाँ बहुमत पाने वाले दल या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री बनता है। और बहुमत कैसे मिलता है? चुनाव में पर्याप्त सीटें जीतकर। नेशनल असेंबली में कुल सीटें हैं 336। बहुमत का आंकड़ा हाफ प्लस 1 यानी 169 पर एक पेच है। 8 फरवरी को जो चुनाव हुआ उसमें सिर्फ 266 सीटें दांव पर थी। हालांकि एक सीट पर कैंडिडेट की हत्या के चलते वोटिंग टल गई। 266 क्यों? अभी तो हम सीटें ज्यादा बता रहे थे, क्योंकि बाकी की 70 सीटें महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। पार्टियां 266 सीटों पर चुनाव होता है, उसमें सीटें जीतती हैं और जितनी जीतती हैं उसी के अनुपात में ये आरक्षित सीटें उन्हें अलॉट कर दी जाती हैं और फिर वहां पे वो अपने नॉमिनीज को बिठा सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन में बहुमत का कांटा 134 पर टिकता है। डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP की वेबसाइट ने एक नतीजा बताया, हैंग होने के बाद, ब्लैकआउट के बाद, तमाम के बाद, और उसमें बताया कि 265 में से 264 सीटों का नतीजा आ चुका है। एक सीट का रिजल्ट रोका गया है और किसको क्या मिला? इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI, इसके समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार सबसे ज्यादा जीते 93 सीटों पर। हालांकि इसमें से एक ने पाला बदल लिया है। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN को मिली 75 सीटें। तकरीबन 10 निर्दलीय सांसदों ने भी PMLN को ज्वाइन कर लिया है, यानी सीटों की संख्या 80 के पार जा चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP को मिली 54 सीटें। बाकी निर्दलीय और छोटी पार्टियां जैसी MQM वगैरह। अब सवाल यह कि 3 दिन तो बीत गए रिजल्ट के, सरकार क्यों नहीं बनी? रिजल्ट से स्पष्ट है, किसी भी पार्टी को या चुनाव के पहले बने गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। जब बहुमत नहीं मिला तो अब कोशिशें चल रही नए सिरे से गठबंधन बनाने की। अब ये कैसा कोशिश है? PTI शुरू करते हैं, सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी, लेकिन उनके पास अपना सिंबल नहीं था, कैंडिडेट निर्दलीय लड़े, इसलिए उन्हें रिजर्व सीटों में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में ये नियम है, निर्दलीयों का अनुपात उस रिजर्व सीट पे 70 की नहीं होता है। 3 विकल्प: पहला, निर्दलीय सांसदों के साथ नई पार्टी बनाई जाए, फिर दूसरों के साथ गठबंधन की कोशिश की जाए, ये PTI वाला जो दल है। दूसरा,
पहले से बनी किसी पार्टी के साथ मिल जाएं और नेशनल असेंबली में आरक्षित सीटें हासिल करें और बाकी सीटों का जुगाड़ छोटी मोटी पार्टियों के सहारे करें। और तीसरा विकल्प, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाए। पहले दो विकल्पों पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी। तीसरे विकल्प को खारिज कर दिया गया। 13 फरवरी को इमरान खान ने पंजाब के अडियाला जेल में पत्रकारों से बात की और बोले कि जिन्हें कुर्सी पर बिठाया गया है वो सबसे बड़े लुटेरे हैं। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या फिर पीपीपी या मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी MQMP, इनमें से किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेंगे। MQMP 17 सीटों के साथ चौथे नंबर की पार्टी है। सरकार बनाने में इनकी भी अहम भूमिका हो सकती है। हालांकि इमरान इन तीनों के अलावा किसी और पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार है, पर उस स्थिति में PTI का नंबर गेम पिछड़ जाएगा। अब नवाज शरीफ की पार्टी की बारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस बार के इलेक्शन में फौज की फेवरेट थी। जिस तरह चुनाव से पहले शरीफ पाकिस्तान लौटे, 2 मामलों में सजा याफ्ता होने के बाद गिरफ्तार नहीं हुए, चुनाव लड़ने पर जो रोक थी वो हटी, अदालत ने सजा से बरी किया, सब इजाजत मिली। लग रहा था पूरी फौजी कायनात उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, लेकिन पब्लिक तैयार नहीं थी। गिनती शुरू हुई तो PMLN पीछे छूटने लगी। खुद नवाज दोनों सीटों पर पिछड़ रहे थे। फिर जो खेल हुआ पूरी दुनिया ने देखा। अचानक तमाम किस्म की दिक्कतें आईं, देर रात नेटवर्क प्रॉब्लम हुई, रिजल्ट में देरी, पत्रकारों और PTI कार्यकर्ताओं का एक्सेस रोका गया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बंद हो गई और फाइनल रिजल्ट आने में 10 के बजाय 36 घंटे लगे। और फिर जो चुनाव का नतीजा आया वो ऐसा कि चुनाव आयोग और कार्यवाहक सरकार सफाई भी नहीं दे पा रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने जांच की मांग भी कर दी। खैर, तमाम तिकलमों के बावजूद PMLN के उम्मीदवार 75 सीटें जीत पाए। 10 से अधिक निर्दलीय भी उनके साथ आ गए हैं, कई और कतार में हैं। क्यों हैं? आप समझदार हैं। पार्टी का बेस 80 के ऊपर चला गया है, फिर भी वो बहुमत से 50 सीट दूर है। इनके पास विकल्प, पहला 60 निर्दलीय सांसदों के साथ लें, उनकी कोशिश जारी है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या को साधना मुश्किल है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन करें, दोनों पार्टियां साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में। हाल फिलहाल ये विकल्प आसान दिख रहा है और पहले भी हुआ है बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद। PMLN इसी तैयारी में जुटी भी है। 9 फरवरी के बाद दोनों पार्टियों के बीच कई मीटिंग हुई, पर फाइनल समझौता नहीं हो पाया। पाकिस्तानी मीडिया में छपी रपटों के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 5 बरस पूरे प्रधानमंत्री कुर्सी अपने पास रखना चाहती है। राष्ट्रपति, नेशनल असेंबली का स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन का, सेनेट यानी उनकी राज्यसभा पाकिस्तान की, इसका पद PPP को ऑफर किया गया है। लेकिन PPP क्या चाहती है? प्रधानमंत्री की कुर्सी में बराबर का हिस्सा। 3 बरस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रहे और 2 बरस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहे और मामला यहीं पर अटक गया है। PPP की एक आपत्ति नवाज शरीफ के नाम पर भी है। वे नवाज को प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते। ये सारे दावे सूत्रों के हवाले से किए जा रहे हैं। अभी तक किसी भी पार्टी ने पब्लिक में पत्ते नहीं खोले। 12 फरवरी को PPP ने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक भी बुलाई। इसमें PMLN के ऑफर पर चर्चा हुई और अंदर खाने ये बात हुई। आज क्योंकि चेयरमैन ने फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। आजकल का कैलेंडर आप सबके सामने है, 29 को इजलास भी होना है, तो उस तक हम लोग ये एंगेजमेंट रखेंगे। ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि देखिए, कल क्योंकि हमारा इजलास कंटिन्यू करेगा दोपहर में लगभग 3 बजे, आज ख़त्म नहीं हो पाया, तो हमने आपको तकलीफ़ दी कि क्योंकि आप वेट कर रहे थे, हम बाहर आके आपको बताते कि जी कल ये इजलास होगा, हमारी कमेटीज़ तश्कील हो रही हैं और पॉलिटिकल इंगेजमेंट हमारा जारी रहेगा। अभी कोई हतमी फ़ैसले नहीं हुए किसी चीज़ पर, वो इसलिए कि अभी इजलास आधा जारी है। पहले दिन कोई फैसला नहीं लिया जा सका। आज यानी 13 फरवरी को PPP की बैठक फिर से हो रही। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मीटिंग खत्म नहीं हुई। इससे जुड़े अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं बहुत कम संभावना है कि PPP PM की कुर्सी के बिना सरकार में शामिल हो। उनके नेता खुले में कह चुके हैं, बिलावल प्रधानमंत्री नहीं बने तो हमें विपक्ष में बैठना चाहिए। और इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या कह रही है? PPP की बैठक शुरू होने से पहले पार्टी के नेता शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। नवाज शरीफ उनके बड़े भाई हैं। नवाज जब लंदन में निर्वासन में थे तब वही पार्टी चला रहे थे। चर्चा है PPP उनके नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार है, यानी अगर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो साथ आ सकते हैं। शहबाज ने यह भी कहा कि हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं, बशर्ते PTI समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सदन में बहुमत साबित कर दें। अगर आज़ाद मेंबरान वो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन PTI स्पॉन्सर्ड कहें, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं। प्रेसिडेंट ने उनको दावत नहीं देनी, क्योंकि अब आइन का मंशा और तकाजा ये है कि हाउस खुद जो जिसकी भी तादाद ज़्यादा है वो अपने कैंडिडेट को वो फील्ड करते हैं। वो एक प्रोसेस है,
स्पीकर के पास बाकायदा वो जमा होते हैं और फिर उस पर वोटिंग होती है। लिहाजा अगर आज़ाद मेंबर जो अपने आप को पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहते हैं बड़े शौक से हुकूमत बनाएं, हम अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे, हम बड़े शौक से हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे और अपना जो एक आईनी किरदार वो हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएमएलएन ने दो चीजें साफ की। पहली, अगर सरकार बनी तो नवाज शरीफ ही प्रधानमंत्री होंगे, इस पर कोई समझौता नहीं। और दूसरी, सरकार नहीं बनी तो विपक्ष में बैठने का रास्ता खुला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वे अपनी शर्तों पर गठबंधन सरकार बनाना चाहते हैं और पीपीपी पर दबाव। पाकिस्तान से जुड़े और क्या अपडेट हैं? 13 फरवरी की दोपहर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान अडियाला जेल पहुंचे। इमरान से मिले, मुलाकात के बाद प्रेस से बात की और दावा उनकी पार्टी नेशनल असेंबली की 180 सीटों पर जीती है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान चुनाव की कहानी यहीं पर रोकते हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी है। पीएम मोदी 13 फरवरी को यूएई और कतर के लिए रवाना हुए। उनका शेड्यूल 15 फरवरी तक का है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये 7वां यूएई और दूसरा कतर दौरा है। यूएई में क्या है शेड्यूल? वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मिलेंगे। 13 फरवरी को अबू धाबी में एहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एहलान अरबी भाषा का शब्द, इसका मतलब नमस्ते। फिर 14 फरवरी को पीएम मोदी अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर के बारे में हम अपने एक्सप्लेनर शो में विस्तार से बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इसके बाद पीएम मोदी दुबई जाएंगे, वहां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भाषण देंगे। 14 फरवरी को ही उनका कतर की राजधानी दोहा जाने का प्रोग्राम है। दोहा में उनकी मुलाकात कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से होगी। कतर का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब 2 दिन पहले ही वहां की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों को रिहा किया। इन अधिकारियों को पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस केस के बारे में पूरे देश में चर्चा थी और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है। दूसरी सुर्खी गाजा से है। इजराइल ने जंग का फोकस गाजा पट्टी के सुदूर दक्षिणी शहर रफा पर शिफ्ट कर दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं। रफा इजिप्ट की सीमा से लगा शहर है, गाजा पट्टी में मानवीय मदद लाने का इकलौता रास्ता है और हमास का सबसे मजबूत गढ़ भी यही है। पिछले कुछ हफ्तों के अंतराल में रफा की आबादी 15 लाख के पार पहुंच चुकी है। जंग से पहले यहाँ सिर्फ 2.5 लाख लोग रहते थे। पूरी गाजा पट्टी की आबादी 23 लाख की थी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया, फिर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। पहले चरण में एयर स्ट्राइक, फिर ग्राउंड इन्वेजन चालू किया। उत्तरी गाजा के लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा। लाखों लोग भागकर खान यूनिस पहुंचे। इजराइल ने वहां तबाही मचाई। तब शरणार्थी भागकर रफा पहुंचे। पूरा शहर एक विशाल रिफ्यूजी कैंप में तब्दील हो गया। लोग मेकशिफ्ट टेंट्स में सो रहे हैं, भोजन के लिए जानवरों के चारे पर भी निर्भर हैं और यहीं पर हमास ने भी बंधकों को रखा। नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते ही इस हमले का मन बनाया था और तब अमेरिका ने इसकी मुखालफत की थी और कहा था बिना किसी ठोस प्लान के अटैक को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद नेतन्याहू ने फौज को प्लान बनाने का आदेश दिया। अभी तक कुछ सामने नहीं आया, लेकिन रफा पर हवाई हमले बढ़ने लगे हैं। 12 फरवरी को अमेरिका ने फिर से आपत्ति जताई। राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान आया। Too many of the over 27,000 Palestinians killed in this conflict have been innocent civilians and children, including thousands of children. And hundreds of thousands have no access to food, water, or other basic services. The major military operation in Rafah should not proceed without a credible plan for ensuring the safety and support of more than 1 million people sheltering there. अमेरिका के अलावा जॉर्डन, सऊदी अरब, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने इजराइल से अपील की। उनकी अपील का कोई फर्क पड़ेगा इसकी उम्मीद ना के बराबर है। नेतन्याहू को रोकने की कोशिशें अभी तक फेल रही और इस फेलियर का नतीजा 27,000 से ज्यादा मौतों के रूप में दिखा है। जिनमें ज्यादातर बेगुनाह महिलाएं और बच्चे हैं। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक ज्वाइन किया। इरादा राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार करना। टिकटॉक अमेरिका में खासा पॉपुलर है। अमेरिका की आबादी लगभग 34 करोड़, टिकटॉक यूजर्स की संख्या लगभग 15 करोड़, यानी आधे के आसपास। बाइडेन इसी लोकप्रियता को भुनाना चाहते हैं। दिलचस्पी है कि उनकी सरकार ने टिकटॉक को सरकारी डिवाइस पर बैन कर रखा है। कई राज्यों में पूर्ण प्रतिबंध और बड़ी संख्या में सांसद टिकटॉक को अमेरिका से निकालना भी चाहते हैं। इनमें से कई सांसद बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी से भी जुड़े हैं। उन्होंने इस फैसले का विरोध किया। वजह टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस है, जो चीन में शुरू हुई थी। आरोप लगते हैं कि टिकटॉक अमेरिकी यूजर्स का डेटा चीन की सरकार को सप्लाई करे, इसीलिए बाइडेन पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या सरकार टिकटॉक को फ्री हैंड देने वाली है। As you know, it's not approved for use on government devices, and that remains the case today. And I think, again, I don't want to get into too much of the national security technical reasons behind that, but it does have to do with concerns about the preservation of data and the potential misuse of that data and privacy information.
by foreign actors. I think that's as far as I can go. अमेरिका में नवंबर 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने से जुड़ी और भी दिलचस्प खबरें और कहानियां आपको ललन टॉप पर मिलती रहेंगी। आज की दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।